नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम एमएस एक्सेल में अपने अगले ग्रुप के बारे में। आज बात करेंगे कि अगला ग्रुप क्या काम करता है। तो चलते हैं दोस्तों हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं आज का एक्सेल सॉफ्टवेयर में अगला ग्रुप कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो आज बात करने वाले हैं हम अपने अगले ग्रुप के बारे में। तो आज बात करनी है हमको डेटा रिबन के बारे में, और डेटा रिबन में आज बात करेंगे हम डेटा टूल्स की। डेटा टूल्स में आज हम सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में, रिमूव डुप्लीकेट्स के बारे में, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है। तो दोस्तों, एक सेल में लिखा टेक्स्ट अलग अलग कॉलम में विभाजित हो जाए। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण विकल्प है डीलिमिटर्स का, जिसकी मदद से ऐसा कार्य कर पाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के आपके जो ऑप्शंस हैं वो कॉलम्स में इस प्रकार का डेटा आपको मेंशन है। किसी के बीच में @ सिंबल लगा है, किसी के बीच में स्पेसिंग लगी है, किसी के बीच में डैश लगा है और किसी के बीच में यहाँ पर एंड सिंबल का प्रयोग किया है। तो आपको ये जो सिंबल्स हैं ये अलग अलग कॉलम्स में पहुंचाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक जिस भी कॉलम की बात कर रहे हैं आप उस कॉलम पर क्लिक करिए, यानी उस कॉलम पर आ जाइए और उसके बाद आप क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। उस कॉलम में हम यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो ये @ है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि लिंक है तो आउटलुक खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें आउटलुक नहीं खोलना है। हम चाहते हैं ये जो कॉलम में जो हमारा टेक्स्ट लिखा है ये अलग अलग सेल में आ जाए। तो इसके लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम पर एक सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऑप्शन चुनेंगे डीलिमिटेड का। डीलिमिटेड का चुनाव करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप विकल्प का चयन कर सकते हैं। कि आपके लेखन कार्य के बीच में कोई टैब है तो टैब का चुनाव करिए, सेमीकोलन है सेमीकोलन का, कॉमा है तो कॉमा, स्पेस है स्पेस और अदर है तो अदर। अभी हमारे पास एक अदर सिंबल है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है @ तो आप यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करके यहाँ पर @ सिंबल मेंशन कर दीजिए। तो जैसे आप मेंशन करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक कॉलम्स हमारे विभाजित हो गए हैं अलग अलग सेल्स में। और नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे फिनिश का चुनाव करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा डिलिमिटर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा सिंबल था @ गायब हो चुका है और हमारे मौजूदा जो लेखन कार्य था वो अलग अलग सेल्स में पहुंच गया है। ऐसे ही इसके लिए करते हैं, इनके बीच में स्पेस है, क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम और बीच का चुनाव करेंगे डिलिमिटेड का। डिलिमिटेड पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद बीच में स्पेस है तो स्पेस का चुनाव करूंगा, अदर्स का क्लिक हटा दूंगा और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश पर क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे कि वो स्पेसिंग हटके वो जो हमारा लेखन कार्य था वो अलग अलग सेल्स में, अलग अलग कॉलम्स में पहुंच गया। ऐसे ही डैश है तो डैश के लिए भी डैश ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप अदर्स पर क्लिक करके एक सिंगल डैश का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर @ सिंबल हटाकर। तो डैश का सिंबल आपने दे दिया और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो वो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए बीच में एंड का सिंबल है तो क्लिक किया मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पर, डिलिमिटेड का चुनाव किया, एंड का सिंबल है तो अदर्स पर क्लिक किया यहाँ पर मैंने और यहाँ पर एंड सिंबल का प्रयोग कर देता हूँ मैं और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, फिनिश कर दूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने एक टेक्स्ट में लिखे यानी सेल में लिखे अधिक लेखन कार्य को अगर आप अलग अलग सेल्स में पहुंचाना चाहते हैं या अलग अलग कॉलम्स में पहुंचाना चाहते हैं तो टेक्स्ट टू कॉलम्स का चुनाव करेंगे। अगले विकल्प की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 नाम लिख दिए हैं। मैं फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि 15 जगह मैंने यहाँ पर इसी की कॉपी लिख दी है, यानी राम सीता मोहन। यानी आपकी बैलेंस शीट में अगर एक डेटा कई बार आया है और आप अपने डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी बैलेंस शीट क्यों ना हो, तो आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करिए। आप वो आपसे बोलेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द सेम सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पर क्लिक करके आप लोग रिमूव डुप्लीकेट्स का चुनाव करेंगे। जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे तो यह आपको
ओके पर क्लिक करते ही आपको ये बताएगा कि 11 वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट पाई गई हैं और 3 वैल्यूज रिमेनिंग है। जो रिमेनिंग वैल्यूज बची हैं जो यूनिक हैं वह आपके सामने है। तो इस तरीके से आप अपने डुप्लीकेट्स वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। ओके का चुनाव कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन की बात करते हैं। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है डेटा की वैधता। जैसे कि आपके मोबाइल फोन की वैधता होती है कि एक निश्चित समय अवधि पर वह समाप्त हो जाएगी, यानी उसकी लिमिट डिसाइड है। यानी मान लेते हैं आपके फोन की वैधता 30 सितंबर है। 30 सितंबर से पहले आप फोन का इस्तेमाल करें या ना करें, वह 30 सितंबर के बाद समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार यानी एक निर्धारित सीमा है कि आप उतनी तारीख तक ही अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं एक नेम की बैलेंस शीट आपके सामने मेंशन है और एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पर मेंशन है। थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पर लिख रखा है कि जिन शहरों की सूची मेरे को चाहिए उन्हीं शहरों का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। तो डेटा वैलिडेशन को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में सेंटर चूज करते हैं तो सेंटर आप अपनी मर्जी से चूज नहीं करते, आप आयोग के नियर बाय यानी आप चूज करते हैं अपने नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर के। मान लेते हैं आप लखनऊ रहते हैं और आपका इम्तिहान जो एग्जामिनेशन है वो लखनऊ में नहीं होने वाला, तो चाहकर भी अगर सेंटर लखनऊ नहीं है तो आप चाहकर भी लखनऊ में अपना वह कंपटीशन एग्जाम्स नहीं दे सकते। फिर आप किस चीज का चुनाव करते हैं? अपने नियर बाय का। तो जो ऑप्शन खुलते हैं वह आपसे यह पूछे जाते हैं कि हमने इस जगह पर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आप अपना नियर बाय चुनकर उन सेंटर्स को फिल कर सकते हैं। इसमें होती है दोस्तों, इसे कहते हैं डेटा वैलिडेशन। यानी हम चाहते हैं कि इतने एरिया में हम एग्जामिनेशन सेंटर चूज करवाना चाहते हैं बच्चों के माध्यम से, लेकिन हमारे अनुसार 4 ही ऐसे जो शहर हैं जहां पर ये पेपर होने वाला है, तो हम चाहते हैं इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट्स किसी प्रकार का शहर चुनाव ना करे। इन्हीं चारों शहरों में से अपने नियर बाय शहर का चुनाव करके एग्जामिनेशन देना सुनिश्चित करें। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जिस स्थान पर डेटा की वैलिडेशन लगानी है उस स्थान को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात एक सिंगल क्लिक डेटा वैलिडेशन पर डेटा वैलिडेशन का चुनाव किया। अब आपका जो डेटा है वो किस रूप में है यहाँ पर आपको चुनाव करना है, वह हमने बनाया है लिस्ट के रूप में। तो लिस्ट पर एक सिंगल क्लिक कर देंगे। तो सोर्स डेटा देना है यानी वह एंट्री करानी है जो आपको देना है डेटा एंट्री करते वक्त। तो मैं उसको चुन लेता हूं, एक सोर्स पर सिंगल क्लिक करूंगा और अपने द्वारा बनाए गए जो डेटा है, जिन शहरों को मैं चुनाव देना चाहता हूं या करना चाहता हूं, उनका सिलेक्शन कर लूंगा। इसके पश्चात मैं उसको ओके का चुनाव कर देता हूं। तो देख सकते हैं आपने जो एरिया सिलेक्ट किया था उसके दाईं तरफ एक एरो मेंशन हो रहा है प्रत्येक सेल में, और आप उस एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो अपना रफ वर्क में जो शहर चुने थे उसकी एक लिस्ट सामने आ रही है। तो आप इस लिस्ट के अनुसार अपना शहर चूज कर सकते हैं, अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। आप अगर यदि कोई और शहर लिखने लगे जो आपके पसंद का हो और आप उसमें एंटर प्रेस करेंगे तो उस वैल्यू को बताएगा द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, क्योंकि यह हमारी वैलिडेशन का हिस्सा नहीं थी। तो दोस्तों ये एक लिस्ट है जो आप अपने अनुसार तैयार कर सकते हैं और आप जिस लिस्ट के अनुसार डेटा की एंट्री कराना चाहेंगे केवल उसी लिस्ट के अनुसार ही डेटा एंट्री होगी। यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ये जो एरिया है इसमें डेटा की वैधता लग चुकी है और आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही डेटा फिल किया जाएगा। अन्य डेटा फिल करने पर वह एरर शो देगा। तो ये था दोस्तों डेटा की वैधता। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस यानी इफ एक फॉर्मूला होता है जो इस्तेमाल किया जाता है हमारे लेखन कार्य में, यानी एक्सेल की बैलेंस शीट में बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है व्हाट इफ एनालिसिस का। तो मैं यहाँ पर आपको व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में बताता हूँ और व्हाट इफ एनालिसिस फॉर्मूले के साथ या फंक्शन के साथ आपको कंपैरिजन ऑपरेटर का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस समझते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, रमेश, सुरेश, मीना, चित्रा, गीता, राजन, जो एक पेपर दे के आए हैं जो कंप्लीट 100 मार्क्स का था। ये उनके
मार्क्स मिले हैं, जितने वह मार्क्स उन्हें प्राप्त हैं वो यहाँ पर मेंशन है। अब हमें यहाँ पर एक व्हाट इफ एनालिसिस का फॉर्मूला लगाना है, जिससे हमें यह ज्ञात करना है कि इसमें कितने व्यक्ति या कितने स्टूडेंट्स पास हैं और कितने फेल। तो हम एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं जो व्हाट इफ एनालिसिस पर आधारित है, जो फॉर्मूला लगाते ही हमें अपने आप यह बता देगा कि कितने छात्र इसमें से पास हैं और कितने छात्र इसमें फेल। दोस्तों, ये कुछ लिमिटेड छात्रों का ब्यौरा लिया है मैंने। इसका इस्तेमाल, आप सोचेंगे कि ये 5-6 बच्चों का है, इसमें तो आंखों से ही देखकर पता चल रहा है कि 17 नंबर वाला यानी रमेश, मीना और गीता, यानी मैं बात कर रहा हूं रमेश की और बात कर रहा हूं मीना की और बात कर रहा हूं मैं इस समय राजन की, ये तीनों बच्चे फेल हैं। ये क्लियरली आपको विजिबल है। लेकिन अगर ये डेटा है 1000 लोगों का तो आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पर हम आपको व्हाट इफ एनालिसिस के माध्यम से समझाना चाहते हैं। मैं इक्वल टू यानी किसी भी प्रकार के फॉर्मूले को शुरू करने से पहले आपको बराबर का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। इफ ब्रैकेट अगर, यदि, अब ये इफ का मतलब होता है यदि, ये जो 17 नंबर है ये है हमारा सी कॉलम की दूसरी पंक्ति में, यानी मैं अगर C2 लिख दूं तो आप समझ गए होंगे कि 17 के बारे में बात कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यदि C2 यानी 17 बड़ा है, बड़ा यानी ग्रेटर देन, बराबर है किसके दोस्तों? 33 के, क्योंकि ये क्राइटेरिया आपको पता है कि 100 में से 33 अंक वाला व्यक्ति ही या स्टूडेंट ही पास होता है। तो मैंने यहां पर अभी तक लिखा यदि C2 में उपस्थित संख्या बड़ी है, बराबर है 33 के, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम अपना एक्सप्रेशन यानी मैसेज पास करेंगे तो पास प्रिंट कराए। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट पास, कॉमा, देन इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स तो प्रिंट फेल, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। तो एक बार फिर मैं आपको ये कंडीशन समझा देता हूं जो इफ फंक्शन की है। बात कर रहे हैं यदि C2 में उपस्थित संख्या, C2 मतलब C कॉलम की दूसरी पंक्ति यानी 17 की बात हो रही है, यदि बराबर है, सॉरी बड़ी है या बराबर है 33 के, अगर ये कंडीशन चेक करेगा, इफ कंडीशन हमारी चेक होगी, यदि ये बात सत्य है तो वह पास प्रिंट करा दे, बराबर है या बड़ी है तो पास प्रिंट करा दे। इफ ये कंडीशन ट्रू होती है, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो वो फेल प्रिंट करा दे। तो आप देख सकते हैं कंडीशन साफ साफ फॉल्स सिद्ध हो रही है। तो सीधे सीधे आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, यहाँ पर प्रिंट होने वाला है फेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेल प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूं यही फॉर्मूला बाकी सभी सेल्स में भी लग जाए इन आंकड़ों के हिसाब से जो नीचे वेरिएबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और दाईं तरफ जैसे ही आप अपना माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो आपका जो ये प्लस व्हाइट कलर का सिंबल था ये बोल्ड ब्लैक कलर के सिंबल में बदल गया। इस पर क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन और नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे वह सभी फॉर्मूला उपस्थित नीचे वाले सेल्स में फिल हो चुका है। तो आप देखेंगे फेल 85 वाला पास, 22 वाला फेल, 58 वाला पास, 33 वाला पास, यानी 33 की कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। आप देख सकते हैं डबल क्लिक करके फॉर्मूला आ जाएगा इफ C6 यानी 66 की बात हो रही है सी कॉलम की छठी पंक्ति यानी 33 के बारे में। यदि 33 बड़ा है, बराबर है, तो कंडीशन यहाँ पर 33 बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये पास प्रिंट करेगा। तो आप आंसर में देख सकते हैं उसने पास प्रिंट किया। तो दोस्तों आज हमने बात करी आपसे टेक्स्ट टू कॉलम की, रिमूव डुप्लीकेट्स की, डेटा वैलिडेशन की, कंसोलिडेट की, व्हाट इफ एनालिसिस की करी। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के सुझाव हेतु दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। 1K सब्सक्राइबर के नजदीक है, आपका प्यार लगातार हम तक पहुंच रहा है। इसी तरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वो जो लाल कलर का बटन है उसे तो तोड़ ही डालिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।